जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो बच्चों? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका। आज की जो क्लास है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी? हिंदी की। हिंदी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। हिंदी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। लगभग 45 क्लास में हिंदी की लेता हूँ, 45 से 50 तक जा सकती है क्लास हिंदी की। हम एक बार ऐसी हिंदी पढ़ेंगे कि आपको जीवन में फिर दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। मैं जो आपको हिंदी का लेवल लेके चलूंगा, वो आपको एक ऐसा लेवल हिंदी का है, एक ऐसी स्थिति है हिंदी की, वहां तक आपको पढ़ाऊंगा। उसके नीचे आपका कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, आपका यूपी पैट का एग्जाम हो, पीसीएस प्री का एग्जाम हो, जिसमें हिंदी आती है 20 नंबर की, लोअर का एग्जाम हो, आरओ एआरओ का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहां तक कि सुपर टेट में जो हिंदी आएगी वो सब इससे कवर हो जाएगी। हम लोग हिंदी में लगभग 20 के आसपास चैप्टर पढ़ते हैं। अलग अलग चैप्टर है लोगों के, कोई 18 पढ़ाता है, कोई 15 पढ़ाता है, कोई 20-21 पढ़ाता है। मैं आपको 20 चैप्टर पढ़ाऊंगा हिंदी के, 20। उन 20 में कुछ चैप्टर मैंने अपने आपस में जोड़ भी रखे हैं। इस तरह हम उनको जो हिंदी ना, गणित की तरह हिंदी पढ़ेंगे, गणित की तरह। और मैं हिंदी आपको लगातार पर डे पढ़ाऊंगा। हमारी पर डे क्लास लगेगी हिंदी की शाम को 6 बजे। हम 6 बजे पर डे हिंदी पढ़ेंगे और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अभी तो ये क्लास जो चल रही है हिंदी की, आज पहली क्लास हिंदी की होगी। अभी तक हिंदी स्टार्ट नहीं हुई है। ऑनलाइन हमारी, ऑफलाइन तो हम बहुत पढ़ाते हुए होंगे हिंदी के। और हमारे यहाँ के ऐसे बच्चे हैं हिंदी के जो मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें मालूम भी होगा कि अगर 40 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं ना, 40 यूपी पुलिस में, उसमें एसआई में, तो 40 में से 35 से 38 तक क्वेश्चन हमारे पढ़े, हमारे द्वारा पढ़ाए गए और बच्चों के द्वारा पढ़े हुए क्वेश्चन आए हैं। 40 के 40 तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। कोई अगर गारंटी देता है तो वो झूठ बोलता है। कोई भी टीचर अगर गारंटी देता है कि मैं 40 में 40 फंसा सकता हूं, तो संभव ही नहीं है। 35 से 38 की हम गारंटी लेते हैं कि जो हम आपको जो पढ़ाएंगे और जो हम आपको किताबें बताएंगे पढ़ने के लिए, उनसे आपको इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे। किताब आपको कौन सी पढ़नी है हिंदी की, ये देख लीजिए आप। सबसे जरूरी किताब होती है बच्चों, ध्यान रखना। किताब के बिना कभी आप मत पढ़िए कोई भी चीज। कोई भी विषय आप पढ़ो ना, किताब जरूर पढ़ो। केवल पीडीएफ के भरोसे ना रहे। आज आपकी 5 मिनट केवल मैं इसलिए लूंगा कि आप पढ़े कैसे। देखो, कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोगों ने अपने एक अनुभव किया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इनमें क्या चीज इंपोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपोर्टेंट है। आज तो बाजार भरा पड़ा है किताबों से और पीडीएफ से, दुनिया भर की पीडीएफ है। बच्चों मैं आपको बताऊं, आज से 15-20 साल पहले मटेरियल बहुत कम होता था। करंट की 1-2 पुस्तकें ही आती थी और वही पढ़ लेते थे, उसी से क्वेश्चन फंस जाया करते थे। ऐसी हिंदी थी। अब इतना मार्केट में तमाम तरह के प्रकाशन आ गए, जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं उनकी किताबें आ गई। बच्चा कंफ्यूज है पूरा, जी कौन सी किताब लूं, कौन सी किताब लूं। बहुत सारी किताबें तो बच्चों की ऐसी जो उसने लेके रख ली, मोटी सी किताब 250 रुपए की, 300 रुपए की, और लाके बस रख दी। उठाया नहीं उसको उसने, ना उसने उसको पढ़ा। 1-2 पेज देखे, रख दी। वो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हम जो अपना अनुभव है वो आपको बता रहे कि आपको क्या नहीं करना है और क्या आपको करना है। किताब जरूर पढ़िए, हमसे भी पढ़िए, पीडीएफ भी देखिए। लेकिन वो पीडीएफ आपके मोबाइल में ही रह जाती है। बहुत कम बच्चे मुझे लगता है ऐसे होते होंगे, 10% भी नहीं होते होंगे जो पीडीएफ को प्रिंट आउट के रूप में निकलवाते होंगे और उसको एक फाइल बनाते होंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। तो जरूरी यह है कि आप किताब जरूर पढ़ें। कौन सी किताब पढ़े? आपको सिर्फ मैं 3 किताबें बताऊंगा आज। एक तो नालंदा प्रकाशन किताब, नालंदा प्रकाशन की किताब पढ़िएगा आप हिंदी की। पृथ्वीनाथ पांडे हैं, पी एन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे। इसमें कई प्रकाशन आते हैं, इसमें आपको नालंदा प्रकाशन किताब लेनी है। पी एन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे किताब, सामान्य हिंदी की किताब आती है, वो आपको लेनी है। सामान्य हिंदी, पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा प्रकाशन, एक ही पढ़ना। ये आपको कंसेप्ट बताएगी, कंसेप्ट देगी आपको, ये थ्योरी देगी आपको। दूसरी किताब आदित्य प्रकाशन, आदित्य प्रकाशन। इस किताब में गलतियां बहुत है, नो डाउट, बहुत गलती है। अगर मेरी वीडियो इनके प्रकाशन तक जाती है, पहुंचती है,
तो किताबों में संशोधन करने का प्रयास कीजिए सर। आप गलतियां बहुत दे रखी, गलतियां कंसेप्चुअल गलती नहीं है, आंसर में गलती है। जब बच्चे क्वेश्चन करना बैठते हैं ना तो उसे थोड़ी मालूम है कि गधे का तत्सम क्या होगा, या हिरण का तत्सम क्या होगा, या हस्ती क्या होगा, इस तरह का तो उसको नहीं पता होता। वो तो जो आपने लगा दे दिया वही उसने मान लिया, तो उसमें त्रुटि है। आप प्रकाशन तक पहुंचते उसको दूर कीजिए। बाकी किताब आपकी 1 नंबर की है। 1 नंबर की किस संदर्भ में? थ्योरी में नहीं है किताब, थ्योरी तो इसमें है ही नहीं। मान लीजिए आप, थ्योरी तो बहुत ही कम है इस किताब में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जो पहले आए हुए क्वेश्चन है। ये दूसरी किताबों में भी है, लेकिन इस किताबों में नए क्वेश्चन भी दे रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, और जो पुराने क्वेश्चन वो सब सीक्वेंस में दे रखे हैं। पीसीएस से लेकर पुलिस तक के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक चैप्टर जब आप करते हो, जैसे आपने सर्वनाम किया, आपने वाच्य किए, आपने वाक्य किए, तो उसके आपको अगर 25 क्वेश्चन कहीं मिल गए, 30 कहीं मिल गए, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वो लाभ आपको इस पुस्तक से मिलेगा। तीसरी पुस्तक ल्यूसेंट, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट। इस किताब में थ्योरी है कुछ चैप्टर के, सब चैप्टर इसमें भी अच्छे नहीं है भाई साहब। इसमें कौन से चैप्टर अच्छे हैं? इसमें तो व्याकरण अच्छा दे रखा है, नो डाउट। हिंदी भाषा का विकास भी अच्छा है, और हिंदी साहित्य का विकास नंबर 1 का दे रखा है। हिंदी साहित्य का विकास बहुत अच्छा किया है इस किताब में, ल्यूसेंट में। तो ये किताब जरूर पढ़ लीजिए आप। और अगर आपको और अच्छी हिंदी जाननी है आपको, तो वासुदेव शरण, वासुदेव शरण की है। और अच्छी पढ़नी है आपको, अगर 5वीं किताब पढ़नी है, तो कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद, इनकी किताब, ये किताब है हिंदी की। और मैं बताऊं आपको, और जो प्रकाशन है, जब आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत हुआ और आपने कोर्ट में उसको चैलेंज किया, तो वो चैलेंज में प्रकाशन कोई नहीं मानने का, इसे भी नहीं मानने के, वो ना इसे मानने की, वो इन किताबों को मानेंगे। कि एक होती है हरदेव बाहरी की किताब आती है हिंदी व्याकरण की, हरदेव बाहरी, पर वो जो पीसीएस वाले बच्चे वो तो उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें मेंस में हिंदी लिखनी होती है, तो उनके लिए है। बाकी जो सामान्य वनडे एग्जाम है उसके लिए ये किताब, ये और यही पर्याप्त है, बस यहाँ तक, नंबर 3 तक ही। इससे नीचे की जो किताब है, अगर आपको ज्यादा अच्छा तक पढ़ना है, हिंदी में ज्यादा गहनता से पढ़ना है, तो ये पढ़ कोई भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई सिपाही की तैयारी कर रहे वो ना पढ़े, पढ़ सकता है, पर आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इन तीनों की है। बाकी हम जो, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमसे अगर आप जुड़े रहेंगे, लगातार हमारी क्लास देखेंगे, हमसे संपर्क करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि हाँ कुछ हमारी कमी होगी तो हम उन कमी को दूर करेंगे, और जो आपकी कमी होगी उसे हम दूर करेंगे। तो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो आपको हम यहाँ पर लेक्चर देंगे, जो आपको थ्योरी देंगे, वो आप लगातार उसको अपने नोट्स बनाइए उसके, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत आपकी अच्छी हिंदी होने वाली है। तो एक तो ये आप देख लीजिए। आप अब ये जो शुरू के मैंने आपके 5 मिनट लिए, इसीलिए लिए कि आज पहली क्लास है। बाकी तो मेरा उद्देश्य तो ये होता है कि अगर आपको मैं 30 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 35 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 40 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 25 मिनट पढ़ा रहा हूँ, तो 25 के 25 मिनट में से आपको मैं 23 मिनट केवल सोचना ही दूं, इंफॉर्मेशन दूं पढ़ाई के संबंधित। कोई फालतू की बात या फालतू की बकवास ना करूं, पर एक बकवास मैं जरूर करूंगा, वो ये करूंगा कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो यही तो हमारा मोटिवेशन है। हम लोग देखते हैं पर डे यार कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने व्यूज आए, कितना क्या हुआ। तो ये जब आप करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना मोटिवेशन मिलेगा उतना हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, फिर भी पढ़ाएंगे। लेकिन आपका शेयर करना, लाइक करना और आपको कमेंट्स करना, ये आपका बनता है, फर्ज भी है आपका। ये कर्तव्य भी कि अध्यापक जब आप कुछ सीख रहे हैं और उसने आपको एक ही नई बात सिखाई, तो उस एक नई बात की गुरु दक्षिणा यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। ये है इस तरह का। चलिए खैर, हम करते हैं अपना हिंदी स्टार्ट। हिंदी की जो पहली क्लास है हमारी, फर्स्ट क्लास हिंदी की पहली क्लास होगी, और लगातार 45 क्लास आपको लगातार हिंदी की मिलती रहेंगी, अनवरत रूप से जारी रहेगी। चलिए, पहली क्लास है आपकी भाषा का विकास। भाषा का विकास। बच्चों, भाषा बोलते किसको हैं ये देख लीजिए आप। भाषा होती क्या है? भाषा का विकास। किसे बोलते हैं भाषा? होती क्या है भाषा? भाषा भास धातु से बनी है। भास धातु, बहुत सारे लोग जानते होंगे धातु। धातु तो वैसे तो विज्ञान में होती है, धातुएं, लोहा होता है, ठीक है ना, धातु होती है, तांबा होता है, धातु होती है। तो ये लोहा तांबा वाली धातु नहीं है। ये धातु जो होती है, हिंदी के जो मूल शब्द होते हैं ना बच्चों, मूल शब्द हिंदी के, उन्हें हम धातु कहते हैं।
तो उस धातु का अपना अर्थ होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, लिख, लिख, लिख एक धातु है, पढ़ एक धातु है, जय एक धातु है। जय एक वर्ण नहीं है, वर्ण भी है और एक धातु भी है। कैसे? लिख का अपना अर्थ होता है किसी चीज को लिखना। अगर ना जोड़ दिया तो लिखना बन गया, ना प्रत्यय हो गया। ओ जोड़ दिया तो लिखो, ओ प्रत्यय हो गया। लिखा आ जोड़ दिया, आ प्रत्यय हो गया। यानी प्रत्यय जोड़ने से, जिन शब्दों के बाद प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है, उन शब्दों को हम धातु कहते हैं। वो मूल शब्द होते हैं। प्रत्यय जब हम पढ़ते हैं तो मूल शब्द के बाद जो भी कुछ आता है, जो आता है वो तो प्रत्यय होता है। प्रत्यय से पहले जो होता है वो सब मूल धातु होती है, वो सब मूल शब्द होते हैं। तो ये होती है। जय एक धातु है अपने आप में। जय का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना। कैसे? मैं आपको बोल दूं पंकज, क्या अर्थ हुआ पंकज का? पंक प्लस जय, पंक प्लस जय। पंक मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, नीरज, नीर प्लस जय, नीर में उत्पन्न होने वाला। जलज बोल दिया मैंने, जलज जल में उत्पन्न होने वाला। तो जय का मतलब क्या हुआ? उत्पन्न होने वाला। तो जय का अपना अर्थ है। ऐसी इस भाष का भी अपना अर्थ है। क्या अर्थ है बच्चों इस भाष का? इस भाष का अर्थ है बच्चों वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना। और वाणी मतलब क्या? ध्वनि, आवाज। क्या हर जीव जंतु की अपनी ध्वनि नहीं होती है? क्या हर जीव जंतु की अपनी वाणी नहीं होती है? सबकी होती है। सब बोलते हैं कुछ ना कुछ, भले हम उनकी भाषा समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। कौवा भी बोलता है, चिड़िया भी बोलती है, पशु भी बोलते हैं, मुर्गा भी बोलता है, मुर्गी भी बोलती है, मच्छर भी बोलता है, सब बोलते हैं। तो ध्वनि सबकी होती है, भाषा सबकी होती है। हम अपनी भाषा देखते हैं क्या है? वाणी को व्यक्त करना। जब सबसे पहला मनुष्य रहा होगा, जानते हैं आप मनुष्य का विकास एक क्रम के तहत हुआ है। पहले आप जो जैसे निएंडरथाल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर क्रोमैग्नन, अब हम होमोसैपियंस, सैपियंस लिन हमारा पूरा नाम है। हमसे जस्ट जो पहले वाला मनुष्य था, जो आदि मानव की श्रेणी में आता था, जो सबसे बुद्धिमान मानव माना गया, वो क्रोमैग्नन था। क्या था? क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन। ध्यान रखना बच्चों, ये मेरी कमजोरी है या अच्छाई है ये तो आप बताओगे। कि जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं ना तो बहुत सारी बातें ज्योग्राफी की बता देता हूं। जब मैं हिंदी ज्योग्राफी नहीं, इतिहास की बातें बताता हूं। और जब आपको मैं हिंदी ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो आपको बहुत सारी बातें मैं हिंदी बता देता हूं। इससे पता क्या होता है? जब आप व्यापकता में सोचते हो, बृहद स्तर पर सोचते हो, तो आपकी इस तरह की नॉलेज प्रदर्शित होनी चाहिए एक अध्यापक की, कि आपको कितने बृहद स्तर पर ज्ञान है। ये इससे आपको क्या लाभ होगा? इसका आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये ना, हाँ जी पहला मानव यही था, तो आपको ये एकदम याद रहेगा, अवचेतन मन में चला जाएगा। और अवचेतन मन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण मन होता है, जो दिमाग अवचेतन होता है आपका, वही आपको सब कुछ करवाता है, अवचेतन मन। खैर, तो ध्वनि देखते हैं, ध्वनि है, भाषा है। तो जब पहला मानव होगा, जब उसने ऊ आ ई कुछ तो बोला होगा ना उसने, जो उसने बोला होगा वही तो उसकी भाषा बनी होगी, वो दूसरों ने समझ ली होगी। भाषा जो होती है, भाषा के तीन रूप हुए। एक मौखिक, वो सब लोग मौखिक होते थे, मौखिक बोलते थे। क्रोमैग्नन हो गया, उससे पहले निएंडरथाल हो गया, रामापिथेकस हो गया, ठीक ना, वो सब लोग क्या बोलते? वो मौखिक बोलते थे। क्या बोलते थे? मौखिक। बताता हूं आपको, देखो अभी वो सब बच्चों बोलते थे मौखिक। यानी भाषा का एक रूप कौन सा हो गया? मौखिक हो गया। कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा का। एक रूप कौन सा हो गया भाषा का? मौखिक रूप हो गया भाषा का। एक रूप कौन सा हो गया? लिखित, जो हम लोग कर रहे हैं। ये कौन सा रूप है? ये बच्चों भाषा का लिखित रूप है, लिख रहे हैं हम। लिखने की तो कला बहुत बाद में आई, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, पर हम उनकी जो भाषा पढ़ नहीं पाए। कारण क्या? उनकी भाषा भाव चित्रात्मक है। देखो, इतिहास का ज्ञान भी हो गया आपको। कैसी है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है? भाव चित्रात्मक का मतलब होता है भाव बताना, अपनी फीलिंग्स चित्र के रूप में बताना। अब मान लिया मैंने कोई चित्र बनाया है, बन गया, बताइए, बन गया नहीं चित्र? जब ये चित्र बना है तो मैंने किस संदर्भ में बनाया है? मैंने कोई व्यक्ति बनाया है, आपको पता है ये व्यक्ति ऐसा होता है ना। अब मैंने क्यों बनाई? अभी तो मैं जानता हूं ना, आंख मैंने एक चोट्टा बनाया, चुटिया बनाई इसकी, एक कान बनाए इसके, इसका धड़ बनाया, इसकी नाक बनाई, अब फिर मैंने इसको हंसा भी दिया।
देखो, हंसने लगा कि हंसने लगी, अब पता नहीं लगा कि लगी, हाँ कहा चुटिया तो किसी हो सकती है। तो मेरा कहने मतलब है कि भाव को उन्होंने किस रूप में व्यक्त किया। उनके चंद्रमा का चिन्ह है उसमें, उसमें सूर्य का चिन्ह है, मछली के चिन्ह बने हुए हैं, कुछ जानवरों के चिन्ह बने हुए हैं, तो लगभग 64 के आसपास उसमें चिन्ह हैं। तो उन्होंने वो जो चिन्ह है वो किस रूप में प्रयोग किए, किस भाव के लिए प्रयोग किए, ये पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि उसके समकक्ष कोई अन्य भाषा हमको नहीं मिली है। सिंधु घाटी भाषा थी, तो हम उसको जब समकक्ष नहीं मिली तो तुलना नहीं हुई आपस में। जब तुलना नहीं हुई आपस में तो आपको उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। तुलना से याद आया मेरा, तुलना कीजिए, तब कहीं कोई चैलेंज ज्वाइन कीजिए। तुलना कीजिए कौन कैसा पढ़ाता है, तुलना कीजिए कौन सही नॉलेज देता है, तुलना कीजिए कौन डिसिप्लिन में पढ़ाता है, तुलना कीजिए कौन बर्गल्टी के साथ पढ़ाता है, लगातार बालों में हाथ चल रहा है, ठीक ना, अजीब अजीब सी बातें चल रही है बच्चों के साथ। हम आपको देख नहीं पा रहे, आप हमको नहीं देख, आप देख तो सकते हो आप हमको इसके माध्यम से, पर डायरेक्टली तो हमारा कांटेक्ट नहीं है ना कुछ। तो आपको मैं जो बताऊंगा, जो बता रहा हूं आपको, आपको समझ में तब आएगा जब आप तुलना करोगे किसी से कि सर वो सर कैसा पढ़ाते हैं, ये सर कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा वहां से ये बात मुझे मिली, वहां से ये बात मुझे मिली। तो उस तुलना को कीजिए आप जरूर, तभी आपको होता है। तो तुलना नहीं हुई तो भाव चित्रात्मक लिपि का ज्ञान नहीं हुआ, तो ये लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए, खत्म होगी। वैदिक काल आता है, वैदिक काल में जो वेद लिखे गए वो सब श्रुति ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? श्रुति। श्रुति मतलब होता है जो सुनकर आगे बढ़े हों, गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़े हों, तो वो भी लिखे नहीं, वो भी बाद में संकलित हुए। हालांकि जैसे मैगस्थनीज भारत में आया तो उसने ये कहा कि भारतीय को लिपि का ज्ञान नहीं है, यानी भारतीय लिख नहीं पाते। हालांकि उसका विवरण गलत था, क्योंकि उससे पहले ही वेदों का संकलन हो चुका था, ऋषि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है और वेद लिखे गए थे, क्योंकि प्रारंभ में श्रुति ग्रंथ थे और बाद में संकलित करके एक साथ लिखा गया है, ठीक ना। तो कहने मतलब है कि वैदिक काल में जो भाषा थी वो मौखिक रही, उन्होंने लिखा नहीं शुरू में, तो मौखिक रूप में रही। किस रूप में रही? मौखिक। जब लिपि का ज्ञान हो गया, लिपि, लिपि का मतलब क्या होता है? अक्षर को लिखने का तरीका क्या है? अक्षर मतलब क्या? वर्ण को लिखने का तरीका है। वर्ण मतलब क्या? ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या? ध्वनि के जो चिन्ह है उन्हें वर्ण कहते हैं। तो कैसे लिखे गए? तो जब वो लिखना शुरू हुआ तो लिखित भाषा बन गई, लिखित रूप हो गया। अब तीसरा रूप कौन सा भाषा का? तीसरा रूप होता है सांकेतिक। सांकेतिक, संकेत। भाषा संकेत ही तो है, ये जो मैंने लिखे ये संकेत ही तो है सारी ये क्योंकि ये संकेत आपने पढ़ लिए, आप जानते हो कि ये सब, क्योंकि आपने हिंदी की पूरी वर्णमाला जान रखी है, ठीक ना। ये बताइए, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति है, बोलता नहीं है, बोलता है ना, मौखिक बोलता है, लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो क्या बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है क्या? नहीं है। व्याकरण का ज्ञान केवल लिखने के लिए अनिवार्य है, बोलने के लिए अनिवार्य नहीं है। हिंदी क्योंकि मातृभाषा है, हम, हमारी माता की भाषा, उनकी माता की भाषा, उनकी माता की भाषा हिंदी रही है, तो हमें व्याकरण सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छी हिंदी बोल लेता है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग देखे मैंने, बहुत अच्छे शब्दों का और बहुत सलीके से बोलते हैं वो लोग। तो क्या उन्होंने हिंदी का व्याकरण पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। तो बोलने के लिए व्याकरण आवश्यक नहीं है, व्याकरण लिखने के लिए आवश्यक है। तो आपने ये सब पहले पढ़ रखा है, तो ये सब संकेत है जो आप तक पहुंचे। अगर मैं आपको एक संकेत दूं, इसका मतलब क्या होता है? वी, इसका मतलब क्या होता है? डाउन, मतलब क्या होता है? अप। क्या मतलब है? अप। तो ये संकेत है, तो ये भी तो एक प्रकार की भाषा ही तो हुई, बोलते ना, समझ पाओगे? वी पी सिंह, समझा ना आपने? वी पी सिंह बोला मैंने, वी पी और SINGH, विश्वनाथ प्रताप सिंह बोला। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक ना। तो वी पी और सिंह हो ना संकेत, कैसा होगा? संकेत। तो सांकेतिक होती है भाषा। कैसी होती है भाषा? सांकेतिक। लिख लीजिएगा आप नोट्स में, सांकेतिक है, लिखित है और कैसी है? मौखिक है। तीन रूप से भाषा के। पहला रूप कौन सा है? मौखिक है। जब तक लिपि, लिपि आने के बाद कैसा बन गया? लिखित, और फिर कैसा? सांकेतिक। सांकेतिक रूप हो गया। तो तीन रूप किस हो गए? भाषा के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया भाषा के रूप। अब देखो भाषा के प्रकार। भाषा के पहले गुण देखो, भाषा के गुण कैसे होते हैं। भाषा के तीन गुण होते हैं। पहला गुण भाषा का है कि भाषा के शब्द रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़। दूसरा गुण भाषा का है कि भाषा यादृच्छिक होती है। कैसी होती है? यादृच्छिक, यादृच्छिक। और तीसरा होता है भाषा
सांकेतिक होती है बस, सांकेतिक। रूढ़ है, यादृच्छिक है, और कैसा है, सांकेतिक है। रूढ़ का मतलब होता है इसमें परिवर्तन ना हो, इसमें चेंज ना हो। भाषा में कोई शब्द आया, अब वो कौवा है मान लिया, कौवे को बेचारे को कौवा ही क्यों कहते हैं, कौवे को कौवा क्यों कहते हैं। अब मान लिया कोई पक्षी है या कोई जैसे कोई पशु है, गाय है, तो गाय को गाय क्यों कहते हैं, घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं, बताइएगा। इस पेन को पेन क्यों कहते हैं। क्यों का मतलब ये होता है, देखो एक क्या और एक क्यों, ये दो चीजें हैं। क्या तो होता है जीके का पोर्शन, क्या है, कौन बड़ा, कहां है, ये जीके बोलते हैं। जब भी जिस दिन भी आप क्यों, किस पर, क्यों पर, जिस दिन भी क्यों पर जाना शुरू कर दोगे, अब क्यों होता है, इसे बोलते हैं जीएस, जनरल स्टडी। क्या बोलते हैं इसको, जीएस। तो घोड़े को घोड़ा क्यों कहा गया, कौवे को कौवा क्यों कहा गया, गाय को गाय क्यों कहा, इसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं होता, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ये लगातार परंपरा से चले आ रहे होते हैं। परंपरा का मतलब ये होता है कि इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इनमें बदलाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता नहीं मतलब हो सकता है पर सामान्यतः नहीं होता है। कौवे को कौवा, अगर हम कहेंगे कि नहीं भाई आज के बाद सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया कि आज से कौवे को कौवा नहीं बगुला कहेंगे, तो क्या वो कौवा बदल गया, क्या वो बगुला बन गया, नहीं बना ना। तो इसका मतलब उस कौवे का उससे कोई संबंध नहीं था, और जो बगुला शब्द है उसका उस बगुले से सीधा संबंध नहीं है। तो यानी भाषा का अपने विषय से सीधा संबंध नहीं होता, ये तो गुण यादृच्छिक होता है। और किसी विषय को हम क्यों वो कह रहे हैं, इसके पीछे कोई आधार नहीं होता है। तो कौन सा गुण होता है, वो बच्चों गुण रूढ़ होता है। तो इसके लिए आप लिखिएगा, रूढ़ का मतलब होता है शब्दों का परंपरागत होना, शब्दों के पीछे कोई लॉजिक ना होना। शब्द किसी का कोई व्यक्ति नाम है तो वो नाम उसका क्यों है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है ना। अब यादृच्छिक है, यादृच्छिक का भाई यही होता है। यादृच्छिक मतलब होता है कि किसी शब्द का, यानी शब्द मतलब क्या, भाषा का अपने विषय से कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध नहीं होता। अगर विषय बदल गया, विषय बदल गया, जैसे मतलब कोई घोड़ा है, घोड़ा खड़ा था, हमने कहा घोड़ा, घोड़ा हट गया, गधा आ गया, गधा, तो विषय बदला तो भाषा बदल गई। मान लिया हमने कहा घोड़ा है, तो घोड़े को भाई आज से घोड़ा नहीं कहेंगे, हम इसको पप्पू कहेंगे, या हम इसको गधा कहेंगे। तो जब हम उसको गधा कहेंगे, तो जब हम उसको गधा कहा घोड़े को, तो क्या वो घोड़ा बदल गया, क्या वो गधा बन गया पशु, नहीं बना ना, बन ही नहीं सकता। कि भाषा का अपने विषय से डायरेक्ट संबंध होता ही नहीं है, और यह गुण कहलाता है यादृच्छिक होना। क्या कहलाता है, यादृच्छिक होना। ओके, सांकेतिक। अभी मैंने को बताई भाषा केवल क्या है, संकेत है। जो ये सब लिखा हुआ है संकेत ही तो है, ये सब कुछ आप ये समझ ही तो रहे हैं। एक कोई अनपढ़ व्यक्ति को ले आओ, वो समझेगा क्या लिखा हुआ, वो कहेगा अब यार कुछ लाइन तो खिंची हुई है पर क्या है ये नहीं पता है। क्योंकि ये संकेत आप समझ सकते हैं कि आपने व्याकरण पढ़ा है, ठीक ना। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा होता, आपने कह गए जैसे नहीं पढ़े होते, तो आप इसको कभी नहीं समझ पाते। तो भाषा केवल एक संकेत है, बस संकेत है, सांकेतिक है। ये इसके गुण होंगे, सांकेतिक है, यादृच्छिक है और रूढ़ है। एक गुण होता है भाषा का, वो उसका हालांकि गुण माने जाते, वो सभी भाषा का गुण होता है, ये भी सभी भाषा का गुण है। एक भाषा के लिए हम बोलते हैं भाषा एक बहता हुआ नीर है। नीर मतलब होता है जल। अगर बहता, अगर देखो बहता हुआ नीर का मतलब क्या होगा, समझ गए होंगे आप। बहते हुए नीर का मतलब होता है कि उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, भाषा हमेशा बदलती रहनी चाहिए। यानी भाषा में नए शब्द आते रहने चाहिए, नए शब्दों का समावेश होते रहना चाहिए। जिस भाषा में नए शब्द नहीं आते हैं वो भाषा को बोलते हैं, वो भाषा चली गई है भाषा मरण सिद्धांत के तहत। भाषा मरण सिद्धांत एक भाषा मरण सिद्धांत है। जिस भाषा अपने अंदर नए शब्द इस्तेमाल, जैसे संस्कृत है, संस्कृत ने नए शब्दों को आत्मसात किया ही नहीं अपने अंदर। कंप्यूटर है, संगणक ही बोलेंगे भाई, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों नहीं बोलेंगे, क्या आदम में प्यूटर, कंप्यूटर बोलो ना आप हिंदी में, उसको क्या दिक्कत है, संगणक बोलने में दिक्कत होती है। तो कंप्यूटर को, हिंदी भाषा ने कंप्यूटर को इसी रूप में अपना लिया, बहुत सारी बातें इसी रूप में अपनाई हुई, ठीक ना। जब इसमें अपना लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदी की और समृद्ध होगी हिंदी। संस्कृत ने नहीं अपना, संस्कृत यहां पहुंच गई भाषा मरण सिद्धांत तक, हमारी हिंदी नहीं पहुंची है। हिंदी संस्कृत से निकली है, पर संस्कृत बोलने वाले लोग 1% से भी कम भारत में बचे हुए हैं। तो क्यों, भाषा यहां तक पहुंच चुके संस्कृत, हम लोग अब हिंदी जाओ की अपनाई जा रही है। हालांकि संस्कृत दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, इससे वैज्ञानिक भाषा दुनिया की कोई नहीं है, और हिंदी उसी वैज्ञानिक भाषा से निकली हुई है। तो हिंदी भी कम वैज्ञानिक नहीं मान सकते हम। संस्कृत को जो ध्वनि है, संस्कृत में जो साउंड है, हर साउंड के लिए अलग वर्ण है। हिंदी में तो क्या होगा,
सी एच, सी एच सह भी होता है, सी एच चै भी होता है, सी ए टी कैट भी बोलते हैं, और कहीं सी चै की आवाज दे रहा, सी सह की, कहीं कै की आवाज दे रहा, यानी एक ही वर्ण कई ध्वनियां दे रहा। पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में हर ध्वनि के लिए, हर साउंड के लिए एक अलग वर्ण है, एक अलग ध्वनि है, एक अलग अक्षर है, ठीक ना। तो संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। तो ये तो हो गया आपकी भाषा के सिद्धांत। चलिए आप देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के जो प्रकार हैं, पहला प्रकार है भाषा का बोली। क्या है बच्चों? बोली। दूसरा प्रकार है भाषा का परिनिष्ठित। परिनिष्ठित। तीसरा प्रकार है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। बोली किसको बोलते हैं? ये किसको बोलते हैं? ये किसको बोलते हैं? सुन लीजिएगा। बोली, बोली की दो मानक माने जाते हैं। एक तो बोली वो होती है जो कम क्षेत्र में बोली जाती है और बोलने वाले लोग कम होते हैं उसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि बोली का अपना व्याकरण, अपना व्याकरण नहीं होता। बोली का अपना व्याकरण नहीं होता। बोली का अपना व्याकरण नहीं होता। ये गुण सबसे महत्वपूर्ण है बोली का। ये गुण जो ना मैं पहले से बताया आपको, पहला वाला गुण कि बोली, बोली जो होती है थोड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, बोलने वाले लोग कम होते हैं। ये मानक तो उस पर खरी बोलते ना, तर्क पर नहीं खरा उतरता। क्यों? कि भोजपुरी जो है ना, भोजपुरी जानते होंगे आप, भोजपुरी, भोजपुरी एक बोली है और बोलने वाले लोग कई करोड़। भारत में बहुत लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूर्वांचल यूपी का, बिहार में बोलते हैं। भारत से बाहर अवध, क्या नाम आपका, मॉरिशस में बोलते हैं। ट्रिनिडाद टोबैगो है, दक्षिण अमेरिका का देश, फिजी है, प्रशांत महासागर देश, वहां सब जगह भोजपुरी बोलते हैं। तो क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है और बोलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। तो फिर वो भाषा क्यों नहीं है? बोली है। कारण क्या? अपना व्याकरण नहीं है। जब जिस दिन व्याकरण बन जाएगा, हिंदी से अलग होकर भाषा बन जाएगी। व्याकरण नहीं है, जिस दिन व्याकरण होगा, तो व्याकरण सबसे पहली शर्त है। हिंदी हरियाणवी है, हरियाणवी बोली है, हिंदी में ही लिखी जाती है। गढ़वाली बोली है, हिंदी में ही लिखी जाती है। कुमायूनी बोली है, हिंदी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, अपना व्याकरण है। मराठी अपना व्याकरण, गुजराती अपना व्याकरण। तो सब क्या भाषाएं हैं। बोली ये होगी। परिनिष्ठित बोलते हैं जब कोई बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे, उसका अपना व्याकरण भी बन जाए और साथ में वो राजकाज में इस्तेमाल भी होती हो, यानी इतनी महत्वपूर्ण हो गई हो, अब उसका राजकाज में यानी सरकारी कार्य के लिए उसका इस्तेमाल भी हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। हमारी जो हिंदी है वो इसी में आएगी। किसमें? परिनिष्ठित में। क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी परिनिष्ठित भाषा है, राजकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा कौन सी होगी? राष्ट्रभाषा वो होगी जिस भाषा को संपूर्ण राष्ट्र बोलता होगा, समझता होगा। ऐसी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी में वो सब गुण विद्यमान है जो राष्ट्रभाषा के लिए चाहिए, किंतु कुछ गुण मतलब तो बोल सकते हैं हम हिंदी में है, लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग सारे नहीं है। समझते लगभग सब हैं, लगभग मैंने समझा 100% समझते होंगे। ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, बोल नहीं पाते। मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़, मलयालम, लेप्चा, कितनी भाषा, मीजो, तो इतनी भाषाएं भारत में है, तो हिंदी बोल नहीं सकते। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं मानते कि हमारे यहाँ संस्कृति का बड़ा महत्व है, संस्कृति को बड़ा स्थान दिया गया हमारे यहाँ। तो राष्ट्रभाषा इसलिए हमारी कोई बन नहीं पाई। हिंदी में वो गुण है राजभाषा के, हिंदी में राजभाषा बनने के सारे गुण हैं। और सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का बात किसी ने कही, देखो इतिहास की जानकारी, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी, स्वराष्ट्र और राष्ट्रभाषा की बात करी थी। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, स्वदेशी की बात कही, स्वराज की बात कही, स्वराष्ट्र की बात कही, दयानंद सरस्वती ने, और उन्हें हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था अब बिना राष्ट्रभाषा के देश गूंगा है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की बात चली कई बार। इंदिरा गांधी जी ने भी राष्ट्रभाषा बनाने की बात करी थी हिंदी को, लेकिन 1967-68 के आसपास दक्षिण भारत में तमाम दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, तो निर्णय वापस ले लिया गया। नई शिक्षा नीति से भी क्या गया था एक शुरू में ऐसा, एक हिंदी को तो कि हिंदी अनिवार्य रूप में होनी चाहिए, पर साउथ इंडिया के लोगों ने, साउथ इंडिया के राज्यों ने मना किया है। तो भारत की अखंडता और एकता बनी रहे, एकता अखंडता
बनी रहे, समरसता बनी रहे भारत की। इसलिए हिंदी को हम थोपना नहीं चाहते, हिंदी को हम अपनाना चाहते हैं। हिंदी जब अपना लेंगे तो अपना राष्ट्रभाषा बन जाएगी, थोपने से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी, ये बात तय है। तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, हिंदी भारत की राजकाज की भाषा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों बातें हो गई हैं, आप इसको चाहे तो वीडियो को बार बार आके करके देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, ये तो हिंदी के मैंने भाषा के गुण बताए, भाषा के प्रकार बताए और भाषा के आपको गुण बताए और रूप बताए आपको। तो भाषा होगी। अब हमारी जो दूसरी क्लास होने वाली है, जो सेकंड क्लास होगी, वो होगी हमारी सेकंड क्लास हिंदी भाषा का विकास। किसका विकास? हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी का विकास पढ़ेंगे हम, हिंदी भाषा का विकास, ये हमारी सेकंड क्लास होगी। सेकंड क्लास होगी, ये आपको कल को मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, आपको कल को मिलेगी। हिंदी भाषा का विकास, ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। अब इसमें हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी हिंदी कैसे बनी, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब हम लोग हिंदी भाषा के विकास में पढ़ेंगे सेकंड क्लास में, जो आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।